बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। एक के बाद एक हमारी चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं। मुल्क की एमरजेंसी का बाकायदा तौर पर डर और खौफ फैलाकर वज़ीर आज़म ऑफिस में तमाम मिलिट्री क़यादत को तलब कर लिया गया। जी, इस खबर की डिटेल मैंने आपको बतानी है। उसको मैंने फोर्सी बहुत पहले कर दिया था, स्पेशली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने कहा था कि उसको मुद्दा और उसके कंधों पर रखकर यह तमाम कार्रवाई होने जा रही है। मैं किस इजलास की बात कर रहा हूँ और किस तलबी की बात कर रहा हूँ जिसमें आर्मी चीफ भी होंगे और ISI चीफ भी होंगे, और यही नहीं मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह भी उसके अंदर मौजूद होंगे, चाहे नेवी के हों चाहे एयरफोर्स के हों। लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है। उस बड़े से मुतल्लिक कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। रंगबाजियाँ जी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की, कभी उछलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी पैर पड़ते हैं, कभी गरीबान पकड़ते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, कुछ इंसाइट पता चली है जी असल मुकालमे क्या हुए हैं स्पीकर के साथ, वो आपके साथ बताना आपको PTI के लोगों के। और इसके अलावा अपने लोगों ने भी एक के बाद एक जो है ढोलकी बजाना शुरू कर दी, बल्कि बिजलियाँ गिराना शुरू कर दी। सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखते। तो सबसे पहले मैं ज़रा वही स्पीकर के से मुतल्लिक़ बताऊँ। PDM के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बल्कि बहुत बड़ा महाज है। वो है कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी तरह इस्तीफ़ों को रोकना। ठीक है कि वो इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना प्रेशर, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक साथ इलेक्शन से नुकसान भी इनको बहुत ज़्यादा बड़ा। और जैसे तैसे किया नहीं किया, बुलाया, फ़ोन किया, बार बार कॉल, इन सब चीज़ों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, फिर ये मुल्क से बाहर चले गए, फिर गड़ी शाह में कुछ अर्सा के लिए बैठे रहे स्पीकर। बहरहाल आज की डेट डिसाइड हो गई जी। असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंट कर रहे थे साबिक स्पीकर, अपने नुमाइंदगान को लेके, ग्रुप को लेके वफ्द के हमरा जी स्पीकर के पास गए और स्पीकर से कहा जी अब आप बता दें जी किस तरीके से ये इस्तीफ़े आपने एक्सेप्ट करने, हमारा ये सारा मुद्दा आपके पास। PTI ने इसरार किया सबसे पहले कि जी हमारे इज्तिमाई इस्तीफ़े, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, पिछली रूलिंग्स के हवाले से सब चीज़ों को सामने रखते हुए कहा जी हमारे इज्तिमाई इस्तीफ़े और हम ये इज्तिमाई इस्तीफ़े आपके सामने देना चाहते हैं, तो आप इन इस्तीफ़ों को कबूल कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें प्रिंट फॉर्म में इस्तीफ़ा नहीं चाहिए। आज की गुफ्तगू है राजा परवेज़ अशरफ से असद कैसर साहब की, आप ऐसा करें हमें हैंड राइटिंग में दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, 1 से 2 दिन में हम आपको सारे हैंड राइटिंग में इस्तीफ़े दे देते हैं। मान लिया, यहाँ वो जिच हो गए। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने ये भी बात मान ली है, तो इसका मतलब मामला तो कुछ है नहीं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, एक के बाद एक इंटरव्यू करूंगा, अपॉइंटमेंट्स बनेगी। यानी 116 बंदे ना, टोटल 127 थे, जिनमें से 11 के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे एक साथ। तो अब 116 के हमने एक एक करके करने। ये सारे डिले टैक्टिक्स। अगर 15-15 दिन का भी वक्फा डाल दे या 10-10 दिन का वक्फा भी डाल दे तो उन्हें साल 2 साल तो इस्तीफे कबूल करने में लगा दे रहे हैं। वो इनको किसी सूरत में मंजूर नहीं है। और PDM इस पोजीशन में नहीं है कि हर हल्के में इमरान खान खड़ा हो और फिर इनका मुकाबला करे। तो PDM ने भी इस सिलसिले में खैर दूसरा पॉइंट सोचा है कि हम खड़े ही नहीं होंगे इमरान खान साहब के मुकाबले में, कि भाई ऐसी नशिस्त पर खड़े होने का क्या फ़ायदा कि इस बंदे ने पार्लियामेंट में नहीं आना, सिर्फ हमें जलील और ख्वार करने के लिए, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मेरी मकबूलियत क्या है, मेरा बयानिया किस हद तक चल रहा है, मैं 2/3 मेजोरिटी का क्लीन स्वीप के प्लान में हूँ, इसलिए मैं हर हल्के में खुद खड़ा हूँ। उन्हें पता है इमरान खान ने जीत तो जाना है, तो उन्होंने एक अलहदा से एक सर्टन प्लान ज़रूर बनाया हुआ। लेकिन बहरहाल इन इस्तीफ़ों को कबूल ना करना ही PDM की आफियत है। और दूसरे पैरा पे कुछ और काम भी हो रहे हैं, वो तो खैर डेफिनेटली मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ। और PTI इस सिलसिले में कह रही है और बिल्कुल लॉजिक कह रही है। उन्होंने कहा 11 इस्तीफ़े जो इससे पहले आपने हमारे मंजूर किए जिसमें इमरान खान साहब खड़े हुए थे, तो क्या वो आपने इंटरव्यू लेके मंजूर किए थे? क्या हर शख्स का इस्तीफ़ा जो था 11 इस्तीफ़ों का, क्या वो हैंड राइटिंग में था? क्या हर शख्स को उन 11 इस्तीफ़ों को क्या आपने अपने चैम्बर में बुलाया था? आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। स्पीकर पकड़े गए इस पर, और जब वो पकड़े गए ना तो फिर उन्होंने तरले करना शुरू कर दिया। ये भी मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तरले किए। 2 दिन पहले बिलावल साहब धमकियाँ दे रहे थे कि मैं नहीं चाहता आपकी बहन आए, मैं नहीं चाहता आपकी बीवी आए, आपको खातून अव्वल जेल में मिलने के लिए आए, आप असम्बली के अंदर आए, यूँ धमकियाँ दे रहे थे। आज उन्हीं के स्पीकर है ना राजा परवेज़ अशरफ, वो बाकायदा तौर पर उन्होंने पैर पड़ लिए। उन्होंने कहा नहीं जी, मसले कल पार्लियामेंट है, प्लीज़ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप पार्लियामेंट में आ जाएं, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको कि आप लोगों के जो मसाइल हैं पार्लियामेंट में आएंगे, हम उसको डिबेट करेंगे और उस पर तमाम चीज़ों का हल पार्लियामेंट ही निकलेगा। तो ये तमाम चीज़ें तो खैर वो अपनी जगह चल रही थी, लेकिन मैंने कहा था कुछ अपने लोग भी ढोलकी बजा रहे हैं। तो सलीम साफ़ी साहब उन्होंने ट्वीट किया, आजकल बड़े तगड़े ट्वीट कर रहे हैं, सर्टन मामलात को अडॉप्ट करके चलते हैं। मैंने बोला बड़े हसास आदमी है सलीम साफ़ी साहब, और मुझे जब आप फीडबैक में बताते रहे तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। वो मैं देख भी रहा था और बड़ा इंजॉय कर रहा होता मैं उसको। अच्छा, अब बहुत अक्लमंद है।
मेरा वीवर मेरे से बहुत ज़्यादा अक्लमंद है जी, ये तो बड़ी तय बात है। मैं शायद कुछ इशारे मुझे भी समझ नहीं आ रहे होते, वो आप लोग दे देते तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाता जी। उन्हें तनकीद की, ने कहा जिस तरह कासिम सूरी साहब जाली डिप्टी स्पीकर थे और पता नहीं कि मुर्शद के कहने पे चल रहे थे ना, उन्हें कहा राजा परवेज़ अशरफ साहब भी यही ज्यादती कर रहे हैं और ये बिलावल के जरदारी साहब के कहने पे चल रहे हैं, यही ज्यादती कर रहे हैं। 11 इस्तीफ़ों की तस्दीक ना, 11 इस्तीफ़ों की तस्दीक वो पहले कर चुके और PTI के अरकान की इस्तीफ़ों की तस्दीक ना करके, तो ये अपने लोग हैं जो लाइन से हट के बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये कुछ बयानी है जो डेवलप करने की कोशिश करें अपने लोगों में। ज़रा मैं थोड़ा सा और भी ज़रा बता दूं, फिर आगे दूसरी खबरें में ले जाता हूँ ना। चंद सहाफ़ियों के ज़रिए भी बयानिया बनाया जा रहा है। मैंने आपको गरीदा फ़ारूकी भी बता दिया, मैंने आपको सलीम साफ़ी साहब भी बता दिया, हामिद मीर साहब ने आज कितनी ज़बरदस्त बात की है जी। इसी के साथ जोड़ता हूँ, दिमाग साजी कर रहे हैं ना, दरअसल मामला साजी कर रहे हैं, सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टीज़र छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने टीज़र दिया है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है कि बहुत सी हुकूमती शख्सियात इलेक्शन 2024 में कराना चाहती हैं, 2023 में भी नहीं, इतनी मुकर्ररा मुद्दत में भी नहीं। ये जहन साजी होती है, ये टीज़र होता है जी, ठीक है जी। और मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि इलेक्शन देर से होंगे, ठीक है। ज़रा मैं ये टीज़र छोड़ दूँ और ये मैं बता दूँ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बना के ना इन्होंने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और बहुत सी चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो कौंसिल का जो इजलास है उसके साथ जोड़ा जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। अब उस इजलास से मुताबिक तो हम बहुत पहले प्रेडिक्ट कर चुके जी कि अनकरीब मुल्क में मुआशी एमरजेंसी या मुल्क में दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर बाकायदा तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा, जिसको चेयर करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और जिस इजलास को फोर्स करेंगे पाकिस्तान की फ़ौज फोर्स करेगी। जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसको फोर्स किया, इसको इनिशिएट किया कि जी आप ये बुला लें, अब ये वक्त की ज़रूरत है जी। और अब इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के कंधे पर रख करना बहुत से फ़ैसले होने हैं, मेरिट पे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल पता चल जाएगा। कल तलब कर लिया जी वो इजलास, हमारी ये खबर भी सबसे पहले थी, हम आपको बता रहे थे कि होने वाला इजलास, होने वाला इजलास। तो ये कोर कमांडर इजलास का ऐलान किया जा रहा था, वहीं से ये फैसला हुआ कोर कमांडर्स के बीच में जी अब ये ज़रूरत है, तो अब बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट को ये बता दिया जाए। तो इलेक्शन डिले करवाने जी, ठीक है जी। और ये भी कहा जाएगा कि कोर कमांडर इजलास के बाद नेशनल सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का ही इजलास बुलाया गया। और फिर बता रहा हूँ कि कल इजलास बुलाया गया और फ़ौज के कहने पे बुलाया गया। और मुआशी एमरजेंसी का मामला होगा, दहशतगर्दी का मामला होगा, और इन्होंने मिनट्स पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो गवर्नमेंट ने बनाने हैं ना, वो भी इन मौजूदा हालात के साथ नत्थी करके बनाने। ये बात आपने बड़ी गौर से सुननी है और इस जहन के अंदर नशीन कर लें, मौजूदा हालात के साथ। जिस तरह NRO लिया है ना, सारे नैब की जो कवानीन में तब्दीली की है ना, वो अपने केसेस को बना के किए ना, कि जरदारी उसमें फंस रहे, ओके ये तरमीम कर दो, शहबाज शरीफ उसमें फंस रहे, ओके ये तरमीम कर दो, बाकी शरीफ ख़ानदान या बाकी नून लीग वाले इसमें फंस रहे, PDM वाले, तो उसमें ये तरमीम कर दो। उस तरीके से तरमीम की गई है, जिसका जो केस था वैसी तरमीम की गई है। तो इसी तरह इन पॉइंट्स को भी ऐसे ही बनाया जाएगा कल के इजलास में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए जो है ना, जो मैं इस पूरी, मैंने बाकी सिनेरियो तो आपको सारा बता ही दिया, मैं आपको पहले फोर्स ही कर दी, ये सारी चीज़ें वही हो रही जो हम पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, जो रेगुलर हमारे साथ बात करने वाले या सुनने वाले हमें वो देख चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसहाक डार साहब को कल बुलाया गया जी। इसहाक डार साहब इकॉनमी पर ब्रीफिंग देंगे और यहां बोलेंगे ये सच, यहां बोलेंगे ये सच। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लोगों की तरह बात नहीं करेंगे यहाँ पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को जो इन्होंने अपनी कंपेन के लिए एक सर्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 दिन बाद रखी होती है ना, ये वहाँ ऐसी बात नहीं करेंगे। यहाँ बात करनी है इनको 2 + 2 4 एक्चुअल हकीकत बतानी है। अब ये बताएंगे हाँ मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया है, 90% से ऊपर बात चली गई है। हाँ हमने अगले 3 महीने में तकरीबन $12 अरब देने हैं या $9 अरब देने हैं अगले 3 महीनों में, और हमारे ख़जाने में $6 अरब रखा हुआ है। यहाँ बताएंगे कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुके हैं, एक्चुअल जो कुछ भी हकीकत होगी। यहाँ इसहाक डार साहब बताएंगे कि हाँ टोयोटा रोल बैक कर गई है, हाँ सुजुकी चली गई है, हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई है, हाँ हमें हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। यहाँ एक्चुअल चीज़ बताएंगे, और जब ये बताएंगे ना तो फिर मिनट्स शेयर होंगे कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में
कौन सी चीज़ें मुआशी एमरजेंसी को देखते हुए कौन सी चीज़ें डिसाइड हुई हैं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, वो फ़ौज बताएगी ना हमारा थ्रेट क्या है, वो दहशतगर्दी के हवाले से बताएगी। यहाँ ये तमाम चीज़ें, और एक बात बताऊँ, ये तो सब चीज़ें जो होंगी, लेकिन एक बात बता दूँ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का टारगेट जो है ना वो सिर्फ इमरान खान है, इमरान खान के मुतालबात हैं, कबल वक्त इंतखाबात हैं, बल्कि कबल वक्त क्या टाइम पर इंतखाबात भी नहीं होने का इनका प्लान है, ना करने का प्लान है। ये टेक्नोक्रेट सिस्टम की शुद्धनी ऐसे नहीं छोड़ी हुई, जो मेरी ब्रेक थी सबसे पहले कि इस पर सीरियसली बात हो रही है, ऐसी नहीं शुद्धनी ये छोड़ी कि बाकायदा बहुत ज़बरदस्त तरीके से है कि ये शुद्धनी छोड़ के इस पे इमरान खान को दबा देंगे। इमरान खान का अगर नहीं करना तो फिर क्या होगा जी, अल्टीमेटली फिर इसी गवर्नमेंट को 1 साल और दे दे। ये अल्फाज याद रखिएगा कि ओके फिर शहबाज शरीफ हुकूमत को 1 साल और दे दे, यही चलाते रहे। होना नहीं है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, नहीं आनी, लेकिन इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रेशर देके उन्हें कहा लो जी छोटा भी शहबाज शरीफ को करना है। ये इस पैराई के ऊपर जाने की तमाम बातें हो रही हैं। और इसी सिलसिले में जारी हालात की संगीनी को समझते हुए जमान पार्क में कहा इजलास तमाम सीनियर क़यादत को इमरान खान साहब ने उधर बुला लिया जी। और इस इजलास में जो 3-4 चीज़ें डिस्कस होनी, मेरी अभी एक आला क़यादत में से किसी ज़बरदस्त बंदे से बात हुई थी, उन्हें कहा कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक स्पीकर ने जो स्टांस लिया है, एकदम यूँ तड़ी और फिर पैर भी पड़े हैं, उसको किस तरह से देखना है। अच्छा, स्पीकर के रिएक्शन को किस तरह से देखना है। परवेज़ इलाही के हवाले से जो एतमाद का वोट है 11 जनवरी से पहले, उसको कैसे देखना है। मईशत पर डेफिनेटली कुछ टीम के कुछ पॉइंट्स हैं, वो ज़रा देखने हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास कल बुला लिया गया और उसके ऊपर चीज़ें ज़ेर गौर हैं। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। और हाँ, इस मौसम को भी खूब इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। जिनके यहाँ बारिश नहीं हुई उनको तो, और अब हो गई है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मैं लाहौर में बैठा हूँ और लाहौर में हम तरस रहे थे इस बारिश को कि मौसम ऐसा हो जाए ताकि ये पोल्यूशन वगैरह, ये स्मोक वगैरह ख़त्म हो जाए। इस मौसम को भी इंजॉय करें, उनके हालात पर ज़रूर नज़र रखें। परवरदिगार इंशाल्लाह सब खैर और सब बेहतर ही करेगा। पकौड़े और आलू वाले पराठे, यस, ये ज़रूर खाएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।